अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो है वो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेवेंट है। और हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है फाइंड ऑल द इंटीजर्स विच सेटिस्फाई बोथ। सारे इंटीजर्स बताओ जो ये दोनों बातों को सेटिस्फाई करते हैं। पहली जो बात है वो है 2x प्लस 7 इज लेस देन 3। अब 7 अगर राइट साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x लेस देन -4। फिर x जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेस देन -2। 2 जब राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा। अच्छा, दूसरी जगह पर हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 4। यानी कि हमें वो इंटीजर्स बताने हैं जो लेस देन -2 हो, -2 से कम हो। इसमें -2 शामिल नहीं है। यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो -2 से कम कम कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं? -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। दूसरा जो है वो है x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू -4। यानी कि ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू होगी वो या तो -4 होगी या इससे ग्रेटर होगी। यानी कि -4 या -3 या -2 या -1 एंड सो ऑन। तो हमें सवाल ये बता हुआ था फाइंड ऑल द इंटीजर्स विच सेटिस्फाई बोथ। सारे वो इंटीजर्स बताओ जो दोनों की दोनों कंडीशंस को मानते हैं। यानी कि मेरा आंसर जो है ना वो स्पेसिफिकली -3 एंड -4 होगा। मेरे जो आंसर होगा फाइनल होगा -3 एंड -4। सर ऐसा क्यों? देखिए, हमें दो बातों का ख्याल रखना था कि हम जो इंटीजर सेलेक्ट करें वो -2 से कम हो। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ रहा है x इज लेस देन -2। x की वैल्यू -2 से कम होगी। लिहाजा एक की कंडीशन थी तो -3 और -4 दोनों -2 से कम होता है। दूसरी कंडीशन थी x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू -4। यानी कि x की वैल्यू या तो -4 हो या -4 से ज्यादा हो। तो इसमें आपके पास ये दो चीजें आती हैं जो ये वाली कंडीशन भी मीट करेंगी। बाकी जो चीजें लिखी हुई है ना, मिसाल के तौर पर -2 -1, वो -4 से ज्यादा तो है लेकिन -2 से कम वाली कंडीशन को मीट नहीं कर रहा। अब अगर सवाल बहुत गौर से पढ़ें तो लिखा हुआ है फाइंड ऑल द इंटीजर्स विच सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस। हमें वो इंटीजर्स बताने थे जो ये बात भी पूरी करते हो और ये बात भी पूरी करते हो, बीच में भी एंड लिखा हुआ था। तो सिर्फ -3 और -4 ये वो दो इंटीजर्स हैं जो -2 से कम भी हैं और -4 के बराबर या उससे ज़्यादा भी हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी पिक करोगे, मिसाल के तौर पर -6 की बात करते हो तो वो -4 से ज़्यादा नहीं है। -1 की बात करते हो तो वो -2 से कम नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है द अनशेडेड रीजन आर इज डिफाइंड बाई 3 इनइक्वालिटीज। अनशेडेड रीजन सेंटर में जिस पर आर लिखा हुआ है और इसके इर्द गिर्द 3 इनइक्वालिटीज हैं। वन ऑफ दीज इज x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1। इनमें से एक इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 है। राइट डाउन दी अदर टू इनइक्वालिटीज। बाकी दोनों इनइक्वालिटीज क्या होंगी? अच्छा, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 जो है ना वो ये वाली लाइन होगी। ये लाइन जो है ना ये है x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1। क्यों ये x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 की लाइन है? क्योंकि जो हमारा शेडेड रीजन है वो इसके सीधे हाथ पर है। और फीजिबल रीजन जो होता है जो हम शेड करते हैं या अनशेडेड रीजन जो होता है जिसमें हम आर लिख देते हैं वो दी गई सारी इनइक्वालिटीज को मीट करता है। तो पहली इनइक्वालिटी ये थी कि मेरा अनशेडेड रीजन उस जगह पर है जहाँ पर x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है। यानी कि ये जो मैंने लाइन बनाई है ना
ये जो मैंने लाइन बनाई है, इस लाइन के, इस स्पेसिफिक लाइन के जो मैंने लाइन बनाई है, इसके राइट साइड पर है, इसके सीधे हाथ पर है। ठीक है जी। दूसरी दो इनइक्वालिटीज क्या हो सकती हैं? देखें, एक इनइक्वालिटी यहाँ पर बनी हुई है। अब ये लाइन जो है ना, ये है y इज इक्वल्स टू -3 की लाइन, लेकिन जो अनशेडेड रीजन है वो इस लाइन के ऊपर है, तो हम इसको कन्वर्ट कर कर लिखेंगे y ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू -3। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अनशेडेड रीजन है वो इस लाइन के ऊपर है, और इस लाइन के ऊपर जो y की वैल्यू होगी वो -3 या -3 से ज़्यादा ही होगी, उससे कम नहीं होगी। इस लाइन के ऊपर अगर आप -3 वाली लाइन के ऊपर देखते हो तो -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है। हर जगह पर जो y की वैल्यू है वो -3 या -3 से ज़्यादा ही है। अच्छा, एक और लाइन है जिसके नीचे अनशेडेड रीजन आ रहा है और वो 5 यहाँ से और यहाँ से गुजर रही है, यानी कि ये वो वाली लाइन है जिसके नीचे फीसेबल रीजन आ रहा है, और ये वाली लाइन जो है ना वो 0,5 से और 5,0 से भी गुजरती है। तो इसका मतलब इस लाइन का m यानी कि ग्रेडियंट क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो m इसका हो जाएगा y2 यानी कि 0 माइनस y1 यानी कि -5 डिवाइडेड बाई x2 यानी कि 5 माइनस x1 यानी कि 0। तो -5/5 यानी कि -1। इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू -1x प्लस 5। क्यों? क्योंकि जनरल इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होता है y इंटरसेप्ट, ये भी हमें मालूम है, और हमें नजर आ रहा है कि इसका y इंटरसेप्ट जो है वो 5 है। दूसरा m जो है वो -1 है, ये हमने यहाँ पर ढूंढा है। अब इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे है फीजेबल रीजन, तो हम लिखेंगे y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू -x प्लस 5। और अगर -x को उल्टे हाथ पे ले आते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 1 और 2, ये दूसरी दोनों लाइंस हैं, ये उन दोनों दूसरी लाइंस का इक्वेशन होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। इन द डायग्राम द अनशेडेड रीजन आर इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज। ये जो डायग्राम बनी हुई है इसमें आर एक अनशेडेड रीजन है जिसकी 3 इक्वालिटीज हैं। Two of these y is less than or is equals to 2x plus 2 and y is less than or is equals to 5 minus x. Write down the third inequality. अब सबसे पहले इसने बोला है y is less than or is equals to 2x plus 2। अगर हम इसके y is equals to 2x plus 2 को कंपेयर कर लें y is equals to m x plus c से, तो हमें पता चलता है कि m की जो वैल्यू है वो 2 है और जो c की वैल्यू है वो भी 2 है, यानी कि ये एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 2 है। देयरफॉर ये जो हमारी लाइन होगी ना, वो ये वाली लाइन होगी जो मैंने रेड से मार्क करी। और y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैंने एरिया अनशेडेड मेरा जो एरिया वो इस लाइन के नीचे है, लिहाजा लेस देन का साइन आ रहा है। दूसरी बात है y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। अब 5 माइनस एक्स वाली लाइन कौन सी होगी? इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स में, फिर हम लिखते हैं इसको y इज इक्वल्स टू -x प्लस 5। फिर हम इसको कंपेयर करते हैं y, बल्कि इसको मजीद यूँ लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू -1x प्लस 5, और इसको फिर हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से। तो मेरा जो m है ना वो आ रहा है -1 और जो c आ रहा है ना वो आ रहा है 5। अब जब ये आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट जो है वो 5 है, लिहाजा ये जो लाइन होगी ये वाली लाइन होगी। ठीक है जी। और फीजिबल रीजन इस लाइन के नीचे। तो अब जिस लाइन का वो इक्वेशन पूछना चाह रहा है ना, वो ये वाली लाइन है जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। अच्छा, जो लाइन मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इसका इक्वेशन ढूंढेंगे। अब देखें, ये लाइन गुजरती है ओरिजिन से,
अगर ये ओरिजिन से गुजरती है तो इसका सी जो है ना वो 0 होगा, क्योंकि सी क्या होता है, सी होता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, इसके दो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक पॉइंट तो इसका 0,0 है, दूसरा लेट से ये वाला जो पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है इसका 2,1। तो इसका m जो होगा वो क्या होगा, इसका m निकालने के लिए आप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 अप्लाई करोगे, तो आपका m जो है ना वो 1/2 आएगा। यानी कि लाइन की इक्वेशन जो कि जनरल फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, वो हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 0। और इस लाइन के ऊपर वाला एरिया शेडेड है, तो हम इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1/2x। ठीक है जी। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग। अब आपके पास जो है वो ये इस तरह की इनइक्वालिटी दी हुई है, और वो बोलता है कि मुझे x की वो वैल्यूज बताओ जो इन इक्वेशन को इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। तो आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक करोगे, एक हो जाएगा 4 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2x प्लस 13। 13 उल्टे हाथ पर जाएगा, तो 4 में से 13 माइनस होता है तो -9 लेस देन और इज इक्वल्स टू 2x। 2 उल्टे हाथ पर जाएगा तो -4.5 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x। अच्छा, अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं, x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और -4.5 को राइट हैंड साइड पे लेकर आ जाए, यानी कि अगर हम कभी भी इन इक्वलिटी के राइट साइड वाली सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड पर और लेफ्ट साइड वाली सारी चीज़ों को राइट साइड पर लेकर चले जाते हैं, तो साइन ऑफ इन इक्वलिटी रिवर्स हो जाता है। अगर वो लेस देन था तो वो बाद में ग्रेटर देन बन जाता है। तो इन दो से तो ये कंडीशन सामने आई कि जो भी x की वैल्यू होगी ना वो -4.5 या उससे ज़्यादा होगी। अब हम इन दो को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि 2x प्लस 13 लेस देन 9 को। 13 राइट साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x लेस देन 9 में से 13 माइनस करेंगे तो -4 आएगा। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन -2 आएगा। ये बता रहा है कि जो x की वैल्यू होगी ना वो -2 से कम होगी, और ये आपको ये बता रहा है कि जो x की वैल्यू होगी ना वो -4.5 से ज़्यादा होगी। -2 से कम होने का मतलब ये हो गया कि -3, -4, -5, -6। ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -4.5 होने का मतलब ये हो गया कि -4.5 से ज़्यादा हो, यानी कि -4 हो, -3 हो, -2 हो, -1 हो एंड सो ऑन। अब हमें तो वो इंटीजर्स चाहिए जो दोनों या पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, यानी कि ये वाली बात भी पूरी हो रही है और ये वाली बात भी पूरी हो रही है, तो हम कॉमन आउटपुट्स लेंगे जो कि -3 और -4 होंगे। बाकी वैल्यूज क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर मैं -5 ले लेता हूँ तो वो पहली वाली कंडीशन तो मीट कर रहा है कि वो -2 से कम है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन मीट नहीं कर रहा कि वो -4.5 से ज़्यादा हो। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल -1 ले लेता हूँ तो वो दूसरी वाली कंडीशन तो पूरी कर रहा है कि -4.5 से ज़्यादा है, लेकिन पहली वाली कंडीशन मीट नहीं कर रहा कि वो -2 से कम हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर के विच सेटिस्फाइज 7k ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 36। अच्छा, k कितना होगा? k इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, अगर हम 36 को 7 से डिवाइड करते हैं 5.14 आता है। अब देखिए उसने बोला था फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर के, यानी कि k जो है वो इंटीजर है और k की सबसे छोटी वाली वैल्यू ढूंढनी है विच सेटिस्फाइज ये वाली इनइक्वालिटी, जो इस इनइक्वालिटी पर पूरा बैठता है। हमारा आंसर आ रहा है कि k की वैल्यू जो है, कि जो भी इंटीजर होगा k की जो वैल्यू होगी वो 5.14 या उससे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू जो है वो 6, 7, 8 यही इंटीजर्स होते हैं ना। लेकिन उसने ये पूछा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर के। इंटीजर की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है? इंटीजर की सबसे कम वैल्यू जो है ना वो 6 होगी।
6 किस हिसाब से होगी, क्योंकि हमें ये पता है कि इंटीजर है, के एक इंटीजर है और 5.14 या उससे ज़्यादा है। तो जब हम 5.14 या उससे ज़्यादा पर जाते हैं तो हमारे सामने 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, लेकिन सबसे कम वाली वैल्यू 6 ही हो सकती है। 6 से पहले कोई इंटीजर नहीं आ रहा। फिर दूसरे में लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर n विच सेटिस्फाइज 3n minus 1 लेस देन और इज इक्वल्स टू 26। तो ये हो जाएगा 3n लेस देन 27, n लेस देन, अगर मैं 27 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 27 डिवाइडेड बाई 3 जो है ना वो बन जाता है 9, यानी कि n जो है ना उसकी वैल्यू 9 से कम होगी। अब सबसे बड़ी वैल्यू n की क्या हो सकती है? अगर n इन इटसेल्फ इंटीजर है, अच्छा वो 9 नहीं हो सकता, क्यों? देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सिंबल आ रहा है ना वो लेस देन का आ रहा है, लेस देन का आ रहा है। n इज लेस देन 9, n इज लेस देन 9, n की वैल्यू 9 से कम होगी, 9 नहीं हो सकती। तो 9 से कम तो 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन उसने बोला फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर n। इंटीजर n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? इंटीजर n की सबसे बड़ी वैल्यू 8 होगी। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। बोलते हैं दैट डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, अच्छा, y is equals to 3 and y is equals to x minus 1. The region R is defined by the inequalities x is greater than 1, y is less than 1 and y is greater than x minus 1. Given that the point x comma y is in the region R, find the integer values of x and y. सबसे पहली चीज ये कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो यहाँ पर x 1 है और x ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि मेरा फीजिबल रीजन इसके राइट साइड पर होगा। दूसरा है y इज लेस देन, और y इज लेस देन 3, तो ये y इज लेस देन 3 का मतलब ये हो गया कि मेरा फीजिबल रीजन इसके नीचे होगा। फिर y इज ग्रेटर देन x माइनस 1, ये x माइनस 1 की लाइन है। x माइनस 1 की लाइन जो है उसका जो देखे ना, मुझे कैसे पता चला ये x माइनस 1 की लाइन है? मैंने इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, तो मुझे ये पता चला कि मेरे पास जो c की वैल्यू है वो -1 है, ठीक है ना। और ये एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है क्योंकि m जो है ना वो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो रीजन बना ना, मेरा जो रीजन होगा, देखिए हमें हमें पहली कंडीशन ये थी x इज ग्रेटर देन 1, रीजन इसके सीधे हाथ पर होगा। y इज लेस देन 3, रीजन इस लाइन के नीचे होगा। और y इज ग्रेटर देन x माइनस 1, यानी कि रीजन इस लाइन के ऊपर होगा, तो ये मेरा रीजन होगा। पहली बात, ये मेरा मेरा जो है ना वो रेलेवेंट रीजन होगा। अब उसने ये पूछा है कि गिवन दैट द पॉइंट x कॉमा y इज इन द रीजन, एक पॉइंट है x कॉमा y वो इस रीजन में है, फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x एंड y, इनकी इंटीजर वैल्यूज क्या होंगी? अब देखिए अगर इस पॉइंट इस रीजन में कोई भी पॉइंट है तो वो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन हमें एक्स और वाई जो पॉइंट है ना उसकी इंटीजर वैल्यूज बतानी है। इसका मतलब वो एक इंटीजर होगा, वो एक होल नंबर होगा, वो एक डेसिमल नहीं हो सकता। लिहाजा अगर मैं फीजिबल रीजन देखता हूँ ना तो उसमें सिर्फ ये वाला पॉइंट ऐसा है जो इंटीजर्स पर फॉल कर रहा है, जो कि यहाँ से भी 2 है और यहाँ से भी 2 है। तो 2,2 आपका आंसर होगा। अगर आप रीजन देखते हो फीजिबल रीजन, उसके अंदर कोई भी आपको ऐसी और कोई वैल्यू नजर नहीं आएगी जो कि इंटीजर की वैल्यू हो। अगर तुम कोई और पॉइंट मार्क करोगे और उसका तुम एक्स पढ़ोगे और वाई पढ़ोगे तो वो इंटीजर नहीं होगा, वो डेसिमल्स में आ रहा होगा, फ्रैक्शंस में आ रहा होगा, इंटीजर नहीं बन रहा होगा। और इंटीजर क्या होता है ये हमने एक बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया। Question number 5, the line L is drawn on the grid in the answer space, ये line बनी हुई है L। Write down the equation of the line L, line L की क्या इक्वेशन होगी? स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है। दूसरी बात यह है कि ये लाइन जो है इसके हम 2 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। एक पॉइंट तो ये वाला है और ये प्रोबेबली जो पॉइंट है वो है 0,3। और एक और पॉइंट मार्क कर लेते हैं, लेट्स से ये वाला पॉइंट मुझे जो है वो समझ में आ रहा है, ये और जो है हाँ ये मुझे लग रहा है कि होगा 1,5, क्योंकि अगर मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, यहाँ से पढ़ता हूँ तो 0 और 2 के बीच में, और यहाँ से पढ़ता हूँ तो 4 और 6 के बीच में, तो m कितना होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी कि 2/1 यानी कि 2।
तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो इस लाइन की इक्वेशन तो ढूंढ ली। फिर बोलते हैं ऑन द ग्रिड ड्रॉ एंड लेबल द लाइंस x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, इसी पे बनानी है। x इज इक्वल्स टू 1 भी बना लेते हैं। ये जहाँ पर x की वैल्यू 1 है वहां पे सीधी लाइन बना दी, x इज इक्वल्स टू 1। दूसरा वो बोलता है y इज इक्वल्स टू 3, ये y इज इक्वल्स टू 3 की लाइन बना दी। तीसरा वो बोलते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 की लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 की लाइन। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 का मतलब हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसका मतलब ये हो गया कि m जो है वो -1 होगा और c जो है ना वो 2 होगा। यानी कि y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 की जो लाइन होगी वो यहाँ से गुजर, नहीं सॉरी यहाँ से नहीं, c जो है वो 2 है ना, तो ये है 2, यहाँ से गुजर रही होगी और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी तो वो 0,2 से गुजर रही है और इसका m -1 है, यानी कि अगर x से इंक्रीज होगा तो y की वैल्यू जो है वो 1 से कम होगी। लिहाजा ये इसका अगला पॉइंट जो होगा 1,1 होगा। ठीक है, ये लाइन भी बनानी है। अच्छा, ये लाइन भी बना देते हैं, ये भी बन गई। फिर क्या बोला हुआ है, शेड द रीजन विच सेटिस्फाई द 3 इनइक्वालिटीज, वो रीजन सेटिस्फाई करो जहां पर x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इस लाइन के सीधे हाथ पर, y इज लेस देन और इज इक्वल टू 3, यानी कि इस लाइन के नीचे, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2, यानी कि इस लाइन के ऊपर। तो ये वाला रीजन होगा। इस रीजन में तीनों बातें जो है ना वो मुकम्मल तौर पर पूरी हो रही है। इस रीजन में नहीं नहीं, एक मिनट, क्या किया हमने, कुछ गलती की है क्या। x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, यानी कि रीजन इसके सीधे हाथ पर होगा, y इज इसके नीचे होगा और इसके ऊपर होगा। अच्छा, ये रीजन होगा मेरे ख्याल में, ये रीजन होगा। ठीक है जी, ये रीजन सारी बताई गई बातों को पूरा कर रहा है। सही है जी। तो यहाँ हमने कुछ और सवाल लीनियर प्रोग्रामिंग के डिस्कस करे हैं, आप लोग इन सवालों को करें और करने से पहले ये याद रखिएगा कि आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर प्रोग्रामिंग के बेसिक लेक्चर्स हैं वो लाजमी कवर कर कर फिर ये सवाल करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।